नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार मौर्य जी, जिन्होंने एसएससी सीपीओ एसआई एग्जामिनेशन 2019 क्लियर किया है एंड ही सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। मैं स्वागत करती हूँ नीतीश जी का स्टडी आईक्यू पर और आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है स्टडी आईक्यू से जुड़ के, और इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि स्टडी आईक्यू ने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। नीतीश जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है और उसके बाद फिर हम आगे ही चर्चा करेंगे। ओके मैम। मैम बेसिकली यह एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि हर साल ये कंडक्ट होता है। जिसमें क्या होता है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न जो अन्य बाकी एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन है उससे अलग है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होता है वो तो एसएससी के पैटर्न का ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें टीयर 1 एग्जामिनेशन के बाद टीएसटी और टीईटी होता है, जो कि थोड़ा एसएससी की लीग से हट के होता है। और ये जो बहुत इम्पोर्टेंट ये इस एग्जाम का पार्ट होता है, जिसमें काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं अच्छा। और जब पीएसटी पीईटी हो जाता है तो उसके बाद इसमें टीयर 2 होता है, जिसमें इंग्लिश का पेपर आता है। और इस एग्जाम में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। लगभग 400 मार्क्स में से 20-50 मार्क्स तो इंग्लिश के ही आते हैं। तो इस एग्जाम में इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है। फिर इसके बाद इसमें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो सीएपीएफ करवाती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तब जाके इसमें फाइनल मेरिट बनती है। नीतीश जी, जब हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, पहला स्टेज एसएससी के पैटर्न पे होता है और जो और स्टेजेस हैं वो थोड़ा सा लीग से हट के होता है। हम इन सभी स्टेजेस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए और आपने क्या पढ़ाई की है और इसके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं अलग अलग फोर्सेस में। मैम बेसिकली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों। और इसमें इस एग्जाम में प्रिपरेशन की अगर बात करेंगे तो जैसे सीजीएल और सीसीएल का जो पैटर्न आता है, इस एग्जाम में भी टीयर 1 में सेम पैटर्न आते हैं, चाहे वो मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीएस जीके की बात करें या इंग्लिश की बात करें। लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैम इसमें दिया जाता है वो 100 की जगह 200 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 2 आवर में इसको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सीजीएल की हम बात करेंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन आता है, इसमें 200 क्वेश्चन मैम आता है। नीतीश जी, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने सोचा इस एग्जामिनेशन में बैठना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई थी ये गाँव के स्कूल में हुआ था। मैंने 10th तो अपने गाँव के स्कूल में किया, फिर 12th मैंने सिटी वाले स्कूल से किया, जो कि हिंदी मीडियम से था मेरा। और मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम लिया था। लेकिन जब मैंने 12th क्लियर किया तो और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो हमेशा अच्छा होता है, हमें बताया जाता है बेसिकली। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कराया, जो कि मैंने बीए कोर्स वहाँ पे लिया। फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था अपनी ग्रेजुएशन के टाइम ही। तो उस समय मुझे इतना बेसिक आइडिया नहीं था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। तो मैंने धीरे-धीरे एग्ज़ाम एग्ज़ाम तैयारी से करना शुरू किया। अ, फिर मैंने मैम जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2017 में, तो मैं पहली बार 2018 के एग्ज़ामिनेशन में बैठा था। लेकिन वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीपीओएसआई का, उसमें मैं टियर 1 क्लियर नहीं कर पाया था। और साथ ही साथ मैं एसएससी के अन्य एग्ज़ामिनेशन में बैठा था, लेकिन उसमें भी अभी तक सफलता मुझे नहीं मिली थी। तो मैम ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें सीआरपीएफ एसआई का मैंने कोर्स लिया था। यानी कि नीतीश जी, इससे पहले भी आपने एग्जामिनेशन को लिखा, लेकिन किसी कारणवश आपको उस समय सफलता नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो फाइनली सेकंड अटेम्प्ट में आपका फाइनल मेरिट में नाम आ गया।
तो हम डिटेल में हर एक स्टेज की बात करेंगे और वो भी बात करेंगे कि पिछले स्टेज से पिछली अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस लाए। तो सबसे पहले आप अलग-अलग स्टेज के बारे में क्या तैयारी आपने की उसके बारे में बताएँ? मैम मैम स्टेज की बात करेंगे तो जो इसका पहला स्टेज है वो टियर 1 है, जिसमें मैंने बता दिया है कि मैथ, इंग्लिश, जीएस का सेक्शन आता है। तो मैम इसकी स्ट्रेटजी मेरी ये रही थी कि मैंने अलग-अलग सारे सब्जेक्ट में मैंने इक्वली फोकस किया था। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि अगर आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट है तो आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। आपको सिलेबस पे आपका पकड़ बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए मैंने बुक से तैयारी किया और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ की मदद से मैंने तैयारी की और मैम ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक हैबिट बन चुका था, मैं नोट्स ज़्यादा बनाता हूँ। मुझे नोट्स बनाना अच्छा लगता है, उसको बार-बार रिवाइज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैंने नोट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए और उसको मैंने बार-बार रिवाइज़ किया। मैंने रीज़निंग की प्रैक्टिस की और टाइमर लगा के मैंने क्विज़ भी दिया था रीज़निंग के लिए। और अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैंने सबसे पहले सारे चैप्टर्स को उसके बेसिक के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पढ़ा, उसको देखा, तब जाके मैंने क्विज़ सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिए, तब जाके मेरा मार्क्स जो पहले के कंपैरिज़न में तब जाके मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था मैम। अगर हम जीके और जीएस की बात करेंगे मैम तो बहुत ही वास्ट सेक्शन है जीके और जीएस। मतलब ये कोई नहीं कर सकता कि मैंने सब कवर कर लिया है। तो बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजी इसमें ये था मैम कि सबसे पहले मैंने बेसिक बुक्स पढ़ी, मैंने बेसिक लुसेंट पढ़ा, मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा जनरलाइज़ वे में पढ़ा था मैम, इतना ज़्यादा डीपली मैंने नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने गौरव सर का मैंने वीडियो देखा था एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर वो एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बहुत अच्छा आपके लिए वो साबित होता है एग्ज़ाम में। तो मैंने जीके, जीएस और करंट अफेयर के लिए मैंने गौरव सर को रेफ़र किया था, वो बहुत ही बेहतरीन टीचर मुझे लगे कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में। तो इस तरह से मेरा जीके, जीएस का स्ट्रैटेजी था मैम। उसके बाद मैम इस एग्ज़ामिनेशन में मैम स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको एनालिसिस किया कि मेरी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और किस सेक्शन मेरा मेरा कमज़ोर है, किसमें मैं मार्क्स नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने उसको सुधारा था अच्छे से, तब जाके मेरा टियर 1 अच्छा गया और उसमें मैं उसमें क्वालीफ़ाई हुआ और उसका जो नेक्स्ट स्टेप था मैम पीएचडी और पीटी उसके लिए मैं क्वालीफ़ाई किया। रिटन की आपने बात की, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, स्पीड और एक्यूरेसी का कैसे तालमेल बनाया जाए और पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस किए क्योंकि उस अटेम्प्ट में आपका टियर 1 भी क्लियर नहीं हुआ था? यस मैम। मैम मैं अगर मैं कंपैरिज़न करूँ मैम मेरा पहला अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में, तो मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट पे उतना ज़्यादा फ़ोकस मैं नहीं कर पाया था अच्छे से। और मैं मॉक टेस्ट हालाँकि बहुत लेंथी पेपर होता है, आपको 2 घंटे बैठकर उसमें देना पड़ता है टेस्ट, तो आप थोड़ा-सा बोर महसूस करने लगते हैं टेस्ट के बाद, इसलिए आप अच्छे से उसको एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है मैम कि शायद पहला अटेम्प्ट मेरा इसलिए नहीं होता है कि मैंने मॉक टेस्ट को थोड़ा हल्के में ले लिया था। मैंने उसको अच्छे से डिटेल उसका एनालिसिस नहीं किया था और ये गलती मैंने दूसरे अटेम्प्ट में सुधारी मैम, तो तब जाके मेरा क्लियर हो गया टियर 1। टियर 1 के बारे में आपने बताया, मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए और किस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहना है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन साइकिल काफ़ी लंबी हो जाती है। यस मैम, बिल्कुल मैम एग्ज़ामिनेशन साइकिल तो ऑलमोस्ट मैं बात करूँ कि 3 इयर्स लग गए पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो मैम मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट आपको तुरंत देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि मैम एक बार आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, आप अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, आप वकैब पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए आप, तब जाके मैम आपको टेस्ट और टेस्ट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैम अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो आपका जो मोरल होता है वो डाउन होता है। तो इसलिए मैम पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, तब जाके मॉक टेस्ट पे आना चाहिए मैम। ये तो बात हो गई टियर 1 की, इसके आगे के स्टेजेस के लिए कैसे तैयारी की आपने और कोई और हर कोई जो एग्ज़ामिनेशन को देना चाहता है, वो कैसे तैयारी कर सके? मैम इसका जो टियर 1 है तो इसका सिलेबस तो एसएससी के अन्य एग्ज़ाम से मैच करता है, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है मैम जिसको हम लोग पीएचडी और पीटी बोलते हैं, ये थोड़ा-सा डिफरेंस है मैम। इसमें आपको फिज़िकली फिट रहना ज़रूरी है।
और पीएसटी पीटी में बेसिकली मैम 5 आपके आइटम्स होते हैं जिनको करना पड़ता है। पहला आपका 1600 मीटर की रेस होती है जिसमें आपको 6.5 मिनट मिलते हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप भी करना है, हाई जंप भी करना है, आपको डिस्कस थ्रो भी करना है मैम, और 100 मीटर की स्प्रिंट भी मारनी है। तो मैम इसकी तैयारी बेसिकली आपके लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय चाहिए इसको तैयारी करने के लिए। और इसमें जो सबसे कठिन इवेंट होता है वो 2 इवेंट होते हैं मैम। पहला जो रनिंग होती है और दूसरा जो हाई जंप होता है मैम। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इस पे आपको अच्छा-सा ध्यान देना पड़ेगा और आपकी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल हेल्थ है उसको उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा और खान-पान में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये वाले स्टेज आप क्लियर करते हैं। नीतीश जी, ये तो आपने बताया कि खान-पान का बहुत ध्यान रखना है। फिर किस तरीके से कि कंडक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? क्योंकि ये पहला भी आपका एक्सपीरियंस था। यस मैम, बिल्कुल मैम। आई थिंक मैम टियर 1 के रिजल्ट के बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाता है। मतलब फिक्स नहीं है लेकिन इतना ही मिलता है हमें। हाँ। तो मेरी मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है मैम, जैसे ही मेरा टियर 1 क्वालीफाई हुआ था, मैं उसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो जिन बच्चों का मतलब रनिंग आने वाला है या जिनको एग्ज़ाम देना है, उनको अपने वेट पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी आपकी हाइट है, उस हिसाब से आपका वेट भी रहना चाहिए मैम इसमें। तभी आप अच्छे से रनिंग कर पाएँगे, अच्छे से लॉन्ग जंप कर पाएँगे। तो मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैं सुबह ग्राउंड पे चला जाता था, वहाँ पे 1 से डेढ़ घंटे का समय मैं ग्राउंड पे देता था और मैं स्प्रिंट भी मारता था, मैं 5 किलोमीटर की रनिंग करता था। और इसके बाद मैं शाम को कभी-कभी एक्सरसाइज़ वगैरह भी करता था जिससे बॉडी फिट रहे। तो मैम बॉडी पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा तब जाके स्टेमिना आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप टाइम लिमिट में रनिंग कर पाएँ। नीतीश जी, ये तो आपने दूसरे राउंड के बारे में बताया, अब हम तीसरे राउंड पे जाते हैं। यस मैम। मैम पीएसटी, पीटी जो बच्चे क्वालीफाई करते हैं उनको फिर टियर 2 देना पड़ता है मैम, जो कि 200 मार्क्स का होता है, जो केवल इंग्लिश का ही पेपर होता है मैम। तो इसका जो सिलेबस है मैं सेम जैसे सीजीएल का मैम टियर 2 पेपर होता है जिसमें इंग्लिश आती है, तो सेम पैटर्न इसमें भी होता है मैम। 200 क्वेश्चन 2 आवर्स आपको समय दिया जाता है और सेम क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सीजीएल के मेंस की तरह का होता है। तो इसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी मैम रही थी, मैंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश पे ही बेस्ड है। आपका अगर इंग्लिश अच्छा है, वोकैब्युलरी अच्छी है, कम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आपको इस वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने मैम क्या किया था कि मैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता था और जो मुझे कठिन वर्ड लगते थे उसको मैं नोट डाउन करता था। तो ऐसे मेरा आदत बन चुका था। मैं डेली इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज़ करता था। उसके बाद मैं अपना खुद का नोट्स बनाता था जिसमें इंग्लिश के जो मेजर मेजर चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम में आती हैं। कम्प्रिहेंशन बहुत ही ज़्यादा इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको कम्प्रिहेंशन से आते हैं। तो आपका रीडिंग स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अ, तो आप रीडिंग न्यूज़पेपर करिए, उसके बाद आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करिए, तब मैम ये अच्छे से क्लियर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नीतीश जी, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे कितना खास ध्यान रखना है क्योंकि 200 नंबर का एग्ज़ामिनेशन है, नेगेटिव मार्किंग भी है, अच्छा, तो कैसे ध्यान खास ओके। रखें इस थर्ड स्टेज के लिए? मैम बिल्कुल मैम, मेरा भी इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था मैम, मैं भी अपने स्टेट बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। फिर मेरा साइंस बैकग्राउंड भी नहीं रहा था। तो मैम अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो सबसे पहले आप रीडिंग न्यूज़पेपर करिए। सबसे पहला चीज़ आप धीरे-धीरे वर्ड को सीखिए, क्योंकि मैम इंग्लिश हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो इससे दिक्कत होता है। अगर हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ें, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश को हम लोग लैंग्वेज के रूप में अगर पढ़ें, तो हमको वो अच्छी और तेज़ी से समझ में आने लगेगी। तो जो नए बच्चे हैं, जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो मैम बेसिक बुक से स्टार्ट करिए। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है मैम नीतू मैम की, जो एसएससी के बच्चों में काफ़ी फेमस बुक है। तो मैंने उसी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अ, बेसिक से आप पढ़िए, बेसिक जो ग्रामर होती है, नाउन प्रोनाउन, उसको आप अच्छे से करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से आपको आ जाएगा।
ये तो पूरे एग्जामिनेशन के बारे में आपने बताया। एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और पेशेंस और कंसिस्टेंसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे हमने पहले भी बात की, 3 साल का स्टेज है ये एग्जामिनेशन, 3 साल एग्जामिनेशन साइकिल ही चलती है। यस मैम, बिल्कुल मैम। एसएससी कहीं न कहीं बच्चों का पेशेंस भी चेक करती है इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, और बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसमें आपको डेट्स पे फ़ोकस नहीं करना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है करने में, एसएससी कितना टाइम ले रही है, क्योंकि एसएससी कहीं न कहीं वो करेगी, थोड़ा-सा बस एक्स्ट्रा टाइम देती है। तो हमें क्या करना है कि जो मैंने दोनों पेपर बताए हैं, उसका जो आवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली कोई भी एग्ज़ामिनेशन 1 आवर का होता है, ये 2 आवर का है। और इसमें आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप बोर हो सकते हैं इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने सेल्फ पे ध्यान दीजिए कि हम मेरा अपना टाइम यूटिलाइज़ कैसे करें, उसके बाद रिविज़न कैसे करें। तो हमें अपने समय पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, मुझे लगता है कि क्योंकि टाइम तो लगेगा ही। किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एग्ज़ामिनेशन में टाइम लगता है। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि कुछ बड़ा करना है और कुछ अच्छा पाना है तो टाइम तो लगेगा ही। नीतीश जी, ये तो हमने 3 स्टेजेस की बात कर ली, अब हम आखिरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके आते हैं, 3 स्टेज क्लियर करके आते हैं और मेडिकल में छँटना और वो होना वो बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है, तो मेडिकल के लिए कैसे सचेत रहें? यस मैम, मेडिकल इस एग्ज़ामिनेशन में सबसे आखिरी प्रोसेस है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकली फिट नहीं रहते हैं, वो इस वाले सेक्शन में वो एग्ज़ामिनेशन से आउट हो जाते हैं। तो मैं जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन में आने वाले हैं, तो उनको एक बार अपना मेडिकल करा लेना चाहिए मैम, एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के पहले ही। क्योंकि अगर बाद में आपके अंदर कोई भी डिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपका समय जितना पूरा हुआ है, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मेडिकल में आने से पहले इस एग्ज़ामिनेशन में आने से पहले आप अपना एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड जो एसएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है, उस स्टैंडर्ड पे आप फिट हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। यस, वेरी इम्पोर्टेंट। हमसे ये तो हमने चर्चा की एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में। नीतीश जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? यस मैम, बिल्कुल मैम। एसटीडी आईक्यू मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैम 2017 से मैं एसटीडी आईक्यू को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे एक बार करंट अफेयर्स पढ़ना था, तो मैंने यूट्यूब पे रैंडमली सर्च किया था कि बेस्ट करंट अफेयर्स। तो जो पहला वीडियो था वो गौरव सर का ही आया था। तभी से मुझे पहला ही वीडियो इतना बेहतरीन लगा था कि मैं एसटीडी आईक्यू तभी से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और खास तौर से मैम और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने तरह-तरह के टॉपिक्स कवर किए, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर मैम जियोपॉलिटिक्स का कोई भी टॉपिक हो। एसटीडी आईक्यू के जितने भी टीचर्स हैं मैम, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है एसटीडी आईक्यू का। यस मैम, डेफिनिटली एसटीडी आईक्यू इज़ significant platform to help other students in every competitive examination like SSC, banking, UPSC. So I think ma'am, students must watch Study IQ or the competitive examination because मैम ये जितने भी वीडियो होते हैं स्टडी आईक्यू के, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर कोई भी कोर्स नहीं खरीदना चाहता है, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है, तो अगर वो वीडियो भी फॉलो कर लेगा तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में अच्छे कर पाएगा, मुझे लगता है। धन्यवाद नीतीश जी, हमें खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।